हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा जो पीडीएफ दिया गया है नियमी पैटर्न पे आधारित और आपकी परीक्षा में यहीं से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे भाई, आप कहीं से भी पढ़िए, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको नियमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं उसे आपको देख के जाना है। और मैं आपको जो है यहाँ पर पूरा हल करा दिया हूँ। एक बार जरूर आप लोग जो है इस क्लास को देख के जाना अपनी परीक्षा के लिए, क्योंकि देखिए परीक्षा लगा हुआ है और आपके जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, ज्यादातर प्रीवियस ईयर और नियमी पैटर्न पे आधारित जो है प्रश्न बनते हैं, क्योंकि यह जो है एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा जो है दिया गया सिलेबस और पीडीएफ है। ठीक है, तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी साथी हैं आप लोग अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर करना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके और अपनी परीक्षा में अच्छा खासा स्कोर ला सके। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो मेरे भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी मिल सके। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फीटर के जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है उनके लिए ये ट्रेड थ्योरी की क्लास है। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, जो आईटीआई फर्स्ट ईयर होता है, अगर हम बात करें तो 2 चैप्टर आप लोगों का सभी ट्रेड के लिए क्या कॉमन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है ना। तो यहां पर जो क्लास है मेरे भाई, यह जो है आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए है और फीटर के लिए, जो भी छात्र आईटीआई फर्स्ट ईयर में है और फीटर ट्रेड के। ठीक है, और दूसरी बात साथियों, जो छात्र ऐसे हैं जिनका आईटीआई में बैक लगा है उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही हेल्प करेगा। आपको मैं बता दूं साथियों कि आपकी परीक्षा में जो है यहीं से प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए साथियों बगैर टाइम को बर्बाद किए यहाँ पर क्लास को आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए साथियों, पहला प्रश्न जो है आपका क्या कह रखा है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है इसके बारे में आपको बताना है। अगर हम सुरक्षा की बात करें मेरे भाई, तो सुरक्षा आपका 3 टाइप का होता है। ठीक है, पहला आपका जनरल सेफ्टी होती है, दूसरा आपका पर्सनल सेफ्टी होती है और तीसरा आपका मशीन सेफ्टी होती है। तो यहां पर जो आपसे पूछा है व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में पूछ रखा है। अब देखिए, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें मेरे भाई, तो यहां पर जैसे कि मान के चलिए अगर ठंडी का मौसम आए, है ना, तो आप क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए स्वेटर पहन लेते हैं। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो आपने व्यक्तिगत सुरक्षा अपनाया। तो यहां पर यही पूछ रखा है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है ना। तो यहां पर देखिए, मशीन को साफ रखें, यह व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा। अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, ये जो है आपके व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपका आंसर जो बनेगा मेरे भाई, ये पहला बन जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि इन अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। जो ये चित्र आपको दिख रहा है ना मेरे भाई, इसका प्रतीक का जो नाम है इसको बताना है। आप लोग जनरली तौर पे इसे मेरे भाई आप देखे होंगे रोड के किनारे, लेकिन आप इसके सिंबल के बारे में नहीं जानते होंगे। काफी स्टूडेंट, हमें पता है कि आपको पता ही होगा कि ये क्या डिनोट करता है और ये किसका प्रतीक है। तो अगर हम मैनुअली बात करें मेरे भाई, तो ये क्या रास्ते को बताता है। ठीक है, आप देखेंगे रोड के किनारे ये लगा होता है। तो कई स्टूडेंट तो यहां पर स्टॉप का ऑप्शन देंगे। आपको मैं बता दूं कि नियमी पैटर्न के आधार पर यहां पर अगर हम आंसर की बात करेंगे तो स्टॉप का होगा, लेकिन ये सही नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है प्रतीक जो है रास्ते का क्या है, प्रतीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर ऐसा सिंबल आपको देखना है मेरे भाई, तो आप देख लीजिएगा रोड के किनारे आपको ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा जो कि आपके रास्ता को क्या करता है, डिनोट करता है। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। ठीक, देखिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। यहां पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। जो आपका लिक्विड होता है, अगर उसको हम बर्न करते हैं यानी कि जलाते हैं मेरे भाई, तो उसमें जो है, अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आग लगती है मेरे भाई, 4 टाइप के आग लगते हैं, जो कि हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। अब ये है ना कि आपको चारों टाइप्स के नाम पता होना चाहिए कि कौन सा लकड़ी से आग निकलने वाली किस क्लास के अंतर्गत आती है ना। गैस से लगने वाली आग किस के अंतर्गत आती है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम यहां पर बात करें मेरे भाई, तो क्लास ए जो होता है, यह जो है जैसे लकड़ी, कोयला, कागज, इनमें जो आग लगती है यह क्लास ए के अंतर्गत आता है। ठीक है,
अगर हम क्लास बी की बात करें मेरे भाई, तो आपकी जैसे कि पेट्रोल डीजल है ना, इनमें जो आग लगती है वह जो है क्लास बी के अंतर्गत आता है। ठीक, अगर हम आगे आते हैं क्लास सी के अंतर्गत, अगर हम बात करें तो क्लास सी के अंतर्गत जो होता है मेरे भाई, जैसे गैस है ना, गैस से जो आग लगती है वह क्लास सी के अंतर्गत आती है। अब आप कहेंगे कि सर क्लास डी के अंतर्गत, आपको मैं बता दूं जैसे कि आप लोग अपने घरों में देखते होंगे कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के अंतर्गत यानी कि जब कोई तार आपस में शॉर्ट करता है ना, तो वहां पर जो आग निकलती है मेरे भाई, वह आग जो होती है क्लास डी के अंतर्गत आती है। अब तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो यह जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा, क्लास बी के अंतर्गत आएगा। आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, देखिए हमने चारों क्लास के बारे में बता दिया। ठीक है साथियों, फिर भी अगर आपको डाउट लगता हो मेरे भाई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न जो आपका कह रखा है मेरे भाई, चौथा नंबर कह रखा है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, ये देखिए आपको मैं बता दूं, पहला चैप्टर का जो है प्रश्न है सुरक्षा एवं सावधानियां का। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा साथियों, अगर आपका कोई भी ट्रेड हो, सुरक्षा और सावधानियां सभी ट्रेड के लिए क्या है, कॉमन है। तो ये क्लास आप लोगों के लिए भी है, और जो फीटर ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, उनके लिए भी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो यहां पर जो है जो बात की गई है, यहां पर देखिए तत्काल जीवन रक्षक का प्रक्रिया कौन सी है। ये जो आप देखते होंगे कभी कभी, मान के चलिए अचानक आपको चोट लग गई है ना, तो आप क्या करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि सबसे पहले तो आप देखते होंगे कि कुल मिलाकर अगर आपके पास बैंडेज है तो बैंडेज लगा लेते हैं, ताकि हमारा कुछ यहां पर कंट्रोल हो जाए, बाकी हम हॉस्पिटल में जाकर अपना सही करा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। देखिए थोड़ा सा इस प्रश्न को देखिएगा, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। देखिए ये जो चित्र है ना अगले पीडीएफ में है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, पहले तो प्रश्न पढ़ लीजिए, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए, तो आगे हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए जो सिंबल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था साथियों, कि अगर हम सबसे पहले बात करें, यहां पर देखिए आपकी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न जो है ऐसे सिंबल को देकर पूछ लेगा, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो आपका सिंबल्स दिख रहा है ना मेरे भाई, ये सिंबल जो है चेतावनी देने वाला ही चिन्ह है। लेकिन ये क्या बताता है आपको मैं बता दूं, जितने भी चेतावनी देने वाले चिन्ह होते हैं वो सब क्या होते हैं, त्रिभुजाकार आकृति में होते हैं। तो यह जो है अगर हम बात करें तो यह क्या, देखिए आप कभी भी देखे होंगे रेलवे फाटक के पास है ना, तो ऐसा सिंबल्स आपको देखने को मिलता होगा। और साथ में आपको मैं बता दूं साथियों, ठीक है, जहां से ट्रेन गुजरती है, ठीक है, ट्रेन गुजरती है उसके साइड में देखिएगा तो जो ट्रेन ड्राइवर होता है उसको ये सिंबल देखने को मिलता है। लेकिन आपको जो सिंबल देखने को मिलता है मेरे भाई, यहीं पर जो है ट्रेन की पटरी छपी होती है, उसके ऊपर जो है ट्रेन जाती हुई दिखाई जाती है। यानी कि आपको ये बताया जा रहा है कि आगे जो है ट्रेन की पटरी है, और आप जो है थोड़ा सा यहाँ पर चेतावनी, यानी कि आपको सेफ्टी के लिए यहाँ पर सूचना दी जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो आपका आंसर बनेगा मेरे भाई, आपको बताइए क्या यह स्कूल को प्रतीक या चेतावनी दे रहा है, या संरक्षित का दे रहा है, ये अनगार्डेड का दे रहा है। ठीक है, अगर यहां पर गार्डेड होता तो यहां पर ट्रेन की पटरी छपी होती। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न जो आपका है, इसके बारे में मैंने आपको जो है देखिए, तो अगर हम तीसरे ही प्रश्न में आपको हमने करा दिया है ना, यहां पर देखिए लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। अभी अभी मेरे भाई मैंने आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्लास ए होती है वह जो है लकड़ी हो या कोयला हो या कपड़े हो या कागज हो, इनमें जो आग लगती है यह क्लास ए के अंतर्गत आती है। तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। और ये भी मैं बता दूं, इसको आप नोट करके रख लेना मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो मिथेल से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। अगर यहां पर हम बात करें तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा साथियों, एक क्लास में जो आग होते हैं है ना, अभी मैंने आपको बताया लकड़ी हो गया या आपका फ्यूल हो गया या गैस हो गया है ना, इनसे जो आग लगती है और इनके द्वारा किस
अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके हम इसे बुझा सकते हैं। एक क्लास में मैं आपको इसको पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा ताकि आपके आगे भी जो है यह काम आता रहे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो आपको मैं बता दूं, ये जो अग्निशामक होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कभी कभी आपके घर में जब आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट के कारण, है ना, तो उस आग को बुझाने के लिए यहाँ पर जो है हेलान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? हेलान का प्रयोग किया जाता है। और ये जो है आपका, हम बात करें तो ये जो आग होता है किस क्लास के अंतर्गत आएगा? तो आपका क्लास डी के अंतर्गत आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा जो आग को हम बुझाते हैं वह जो है, अब देखिए कभी कभी आपका हेलान का नाम देखकर जो है आपकी परीक्षा में पूछ लेता है कि हेलान के द्वारा जो है हम किस आग को बुझाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? क्लास डी के अंतर्गत जो भी आग आती है उसको हम बुझाने के लिए जो है यहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है यहां पर, देखिए ध्यान से देखिए मेरे भाई, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो रहा हो, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना मेरे भाई, तभी तो हमें पता चल पाएगा। और आप लोगों की तरफ से काफी मैसेज और कमेंट आते रहते थे साथियों कि क्लास के लिए सर थोड़ा सा क्लास। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें एक ही क्लास में अगर हम 100 प्रश्न या 50 प्रश्न करा देंगे तो वो सही नहीं है। देखिए अभी ये पहला क्लास है मेरे भाई, ठीक है, आपको बता दूं इस सत्र का यानी कि 2025 के सत्र का ये पहला क्लास है। आपको मैं बता दूं कि जो भी प्रश्न हम यहां पर आपको कराएंगे पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है, कि आखिर ये क्या होता है, ताकि आपको परीक्षा में जो है किसी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो प्रश्न का रखा है मेरे भाई, कौन सी यांत्रिक व्यवसाय के खतरों के अंतर्गत आता है? जो यांत्रिक व्यवसायिक खतरों की बात किया है या किसके अंतर्गत आता है? जैसे कि अगर हम बात करें कहीं पर शोर हो रहा है तो वहां पर यांत्रिक खतरा कहां से हो सकता है? ठीक है, या विषैले की बात करें, कोई केमिकल है, वहां पर जो है यांत्रिक खतरा कहां से हो सकता है? अकुशल की बात करें तो यहां पर अकुशल की जो बातें की गई है अगर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए तो मान के चलिए अकुशलता, कोई कारीगर मान के चलिए इसके बारे में जानकारी नहीं है तो यह भी नहीं होगा। यहां पर जो है अनगार्डेड मशीनरी हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कह रखा है कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके? जैसे आप लोग देखते होंगे मेरे भाई, कभी कभी मान के चलिए अचानक आपको भी कहीं चोट लग गया है ना, और ब्लडिंग होना स्टार्ट हो गया है ना, मान के चलिए आपकी बॉडी से ब्लड निकल रही है, कहीं पर कट गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ये सामान्य सी बात है मेरे भाई, ये तो सभी को पता होगा कि जनरली तौर पर जब कभी भी हमारे हाथों में से ब्लड या खून निकलता है मेरे भाई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जहां से ब्लड निकलता है उसको हम दबा लेते हैं, है ना, ताकि ब्लड हमारा बाहर न निकलने पाए। तो यहां पर देख, क्या कहीं पर कटता है तुरंत आप पट्टी लगा देते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला, क्या हम उसमें मरहम लगा देते हैं? ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, आगे ऑप्शन देखते हैं। आगे ऑप्शन में आपका कह रखा है कि घाव पर टीचर लगाएं। क्या घाव पर आप टीचर लगा देंगे? ऐसा भी नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, घाव पर हम क्या करते हैं, जनरली तौर पे दबाव देते हैं ताकि ब्लड बाहर न निकलने पाए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे हिसाब से मेरे भाई सभी छात्र दे देंगे। ये तो जनरली तौर पर सभी को पता होना चाहिए कि इस चिन्ह का नाम क्या है। जो ये चिन्ह आपके सामने दिख रहा है मेरे भाई, इस चिन्ह का नाम पूछ रखा है। अगर मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा आपसे कि ये तो सभी छात्र जो है कमेंट करके भी बता देंगे। अभी मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं, ये तो सीधा सीधा, अब यहां पर हम बात करें तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, ये आप लोग देखते होंगे रोड के किनारे, यानी कि जो फुटपाथ वाला पार्ट होता है रोड का, वहां पर जो है आपको ऐसा सिंबल देखने को मिलता है। और ये कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ लेता है कि ये जो सिंबल होता है किसका होता है, तो यह जो है चेतावनी का सिंबल्स होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर पैदल चलने का क्या हो जाएगा, मार्ग हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका डी बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं साथियों कि फिटर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, चाहे डीजल मैकेनिक, आप सभी को पता है कि जो एनसीबीटी का रूल है उसके तहत जो है प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का होता है। देखिए काफी स्टूडेंट का हम देख रहे थे कि कमेंट्स आ रहे थे सिलेबस को लेकर, ठीक है, कि सर आप थोड़ा सा सिलेबस का जो है स्ट्रक्चर हम लोगों को समझा देते कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर का आएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा साथियों कि आपको जो है पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा, एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से क्या दिया गया है और आपके परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए
जो कह रखा है कि आग लगने के 3 कारक क्या हैं। अब देखिए जनरली तौर पे आप देखते होंगे मेरे भाई, कहीं पर भी जब आग लगता है तो उसके 3 ही कंडीशन हो सकते हैं, चौथा कंडीशन कुछ भी नहीं हो सकता। यहां पर अगर हम बात करें पहले ऑप्शन को देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर कह रखा है कि ईंधन होना चाहिए और क्या, उष्मा होनी चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ये 3 हो गए, ठीक है, तो 100% मेरे भाई आग वहां पर लग जाएगी। ठीक है, ईंधन होना चाहिए और उष्मा और ऑक्सीजन, अगर ये 3 की उपस्थिति हो गई, ठीक है, तो आग 100% लगेगा। और यही आपकी परीक्षा में प्रश्न में पूछा है मेरे भाई, आग लगने के 3 कारक क्या हैं। तो पहला कारक ईंधन, दूसरा उष्मा, तीसरा ऑक्सीजन। अब आप कहेंगे कि सर आग को जलने में जो है ऑक्सीजन भी सहायक होती है। एग्जाम्पल के रूप में मेरे भाई मैं आपको बताता हूं, आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। जैसे कि मोमबत्ती होगा ही घर में, है ना, उस मोमबत्ती को आप जला लीजिए। जलाने के बाद अगर आपको देखना है, या तो प्लास्टिक का बॉटल ले लीजिए या कांच का ग्लास ले लीजिए, है ना, उसको आप जब मोमबत्ती को आप पूर्ण रूप से ढक दोगे मेरे भाई, तो कुछ देरी बाद आप देखेंगे वह आग जलना बंद हो जाएगा। अब आग जलना बंद क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा थी वह वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। और आग को जलने के लिए आपको भी पता है कि ईंधन के साथ साथ उष्मा भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर यहां पर एक भी पदार्थ यहां पर अनुपस्थित हुआ, तुरंत आग क्या होगा, बुझ जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये साथियों आज की क्लास में देखिए इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको यहां पर 11 प्रश्न आज के डेट में कराया साथियों। ठीक है, और आपको मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक्सप्लेन करके समझा दूं ताकि आपका कोई भी डाउट न रह जाए। ठीक है, और मुझे आशा है साथियों कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा साथियों, जो भी आपके मित्र यार हों, है ना, अगर आरटीआई कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को शेयर कर देना, ताकि वह भी जो है क्लास से जुड़कर जो है अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, आपको बराबर क्लास मिलती रहेगी। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, जो छात्र जिनके बैक लगा है, ठीक है, जो भी छात्र हैं जिनके बैक लगा है, उनके लिए भी यह क्लास इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा जो है बैक लगा है तो हमें कुछ और पढ़ना होगा। पेपर यहीं से आएगा मेरे भाई। जो एनसीईआरटी बोर्ड का जो नीमी पैटर्न पे पीडीएफ होता है मेरे भाई, अगर हम बात करें तो वहां से आपको जो है 75 से 80% प्रश्न देखने को मिलेगा। और साथ में मैंने आपसे यह भी कहा है कि आपको हम प्रीवियस ईयर के पेपर भी करा देंगे मेरे भाई, 2 साल का। ठीक है, 2 साल का अगर आप पेपर मेरे भाई पढ़ लोगे ना, तो आपकी परीक्षा में वैसे ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन विथ कॉन्सेप्ट के साथ यहां पर जो हम बात कर रहे हैं उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। और साथ में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी आपका डाउट हो, आप लोग डाउट को भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। अगली बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोगों के ही कहे अनुसार मेरे भाई टेलीग्राम पे मैंने चैनल बना दिया है रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से। आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जो क्लास होगी इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको वहां पर मिल सके। 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रखा है आपसे, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। देखिए गोल्डन आवर्स अवधि को क्या कहा जाता है, इसके बारे में पूछ रखा है। और इसके बारे में मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया है और ऑनलाइन में भी बताया है ना। घटना के बाद के पहले 30 मिनट जो होता है वही क्या होता है, गोल्डन टाइम होता है ना। अब देखिए जैसे कि मान के चलिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, तो आप अगर उससे बोलेंगे कि आपका जो है ये 30 मिनट का टाइमिंग गोल्डन टाइम चल रहा है, तो अब यहाँ पर वो बोलेगा कि यहाँ हमारी जो है डेथ होने वाली है, ये बोल रहा है कि जो है आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। देखिए गोल्डन टाइम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि आपका एक्सीडेंट तो हो गया, लेकिन इस 30 मिनट के अंदर अंदर जो है अगर आपको सही ढंग से हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाए तो आपकी जीवन बच सकती है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है इसको गोल्डन टाइम बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर ए बन जाएगा। घटना के बाद के पहले 30 मिनट जो होते हैं वह क्या, गोल्डन आवर्स की अवधि कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो है आंसर आपका पहला बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है, कह रखा है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। अगर आप कहीं पर भी कार्य कर रहे हैं मेरे भाई, वहां पर जो है दुर्घटना से बचने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, वही पूछ रखा है आपसे इस प्रश्न में सवाल। अब देखिए पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि सुरक्षा उपकरण पहनकर, हाँ सुरक्षा उपकरण को पहनकर जो है हम दुर्घटना से बच सकते हैं। लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं, चीज़ों को अपने तरीके से करना। चीज़ों को अगर आप अपने तरीके से करेंगे तो यहाँ पर तो दुर्घटना 100% होगा, है ना।
सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। जी हाँ, हमको जो है सुरक्षा का भी ध्यान देना है और सावधानियों का भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि पता चला आप जो है किसी भी मशीन पे कार्य करने जा रहे हैं, जहाँ पर जो उपकरण की सुरक्षा उपकरण की ज़रूरत होगी वही उपकरण, जैसे कि मान के चलिए आप वेल्डिंग करने जा रहे हैं, है ना, तो आपको ग्लव्स पहनना होगा, तो वहाँ पर आप ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं, है ना, पट्टी बांध ले रहे हैं, तो ये सरासर गलत होगा। कहने का मतलब यह है कि सुरक्षा के साथ साथ हमको सावधानियों का भी क्या करना होगा, पालन करना होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है कि यह प्रतीक क्या दर्शाता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था साथियों कि जो आपके प्रतीक चिन्ह है ना, क्या दर्शाता है, इसको जो है सही ढंग से आप लोग जो है, मैंने आपको एक क्लास भी इसके बारे में दे दिया है। जितने भी चिन्ह हैं, जैसे चेतावनी के चिन्ह, सावधानी के चिन्ह, है ना, सब के बारे में बताया है। और यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पूछ रखा है कि यह प्रतीक क्या दर्शाता है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम देखें रुके, रास्ता दे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चिन्ह को कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। तो यहाँ पर जो है ये जो डिनोट कर रहा है, अगर हम रास्ता दे, रास्ता वाला तो आपको भी पता है ट्रेंगुलर होता है ना, तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पर ये जो चिन्ह होता है ये स्टॉप का चिन्ह होता है ना, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, रुके। ठीक, आंसर आपका ए बनेगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है। देखिए इसके बारे में मैंने आपको जब पहली क्लास लिया था तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया था कि आपको गीला कचरा के लिए कौन सा कलर का हम डिब्बे का इस्तेमाल करते हैं, है ना, कागज़ के लिए, लोहे के लिए, सभी के बारे में बताया था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर जो पूछ रखा है कागज़, जैसे कि आप देखते होंगे कहीं पर भी, जैसे आप इसकी ही बात कर लें, अगर मान के चलिए जो कागज़ बेकार होते हैं तो उसको जो है आप फेंकने के लिए एक डिब्बा रखते हैं, है ना, जो कि आपके कूड़ेदान के ही रूप में होता है ना। तो उस डिब्बे का कलर क्या होता है, क्योंकि ये सभी जो है कोडेड किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर यहाँ पर पेपर की बात की जा रही है तो पेपर जो होते हैं उसको हम जो है हमेशा नीले वाले डिब्बे में ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर तो आपका बी बन जाएगा। लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बात करेंगे तो प्लास्टिक के कचरे को जो है हम किस कलर में रखेंगे, पीला कलर में। ठीक, आगे अगर हम लोहे के जो पार्ट्स होते हैं, अगर उनको जो है एकत्रित करके रखना है तो हमारा जो कलर होना चाहिए रेड होना चाहिए। ठीक है, अगर हम कांच की बात करें, जैसे कि कांच टूट फूट जाता है तो उसको जो है एक जगह एकत्रित करने के लिए हम ग्रीन कलर का जो है इस्तेमाल करते हैं डिब्बे को। अगर हम फूड की बात करें, जैसे आप देखते होंगे, हालांकि आप लोग देखते होंगे कहाँ पर, रेलवे स्टेशन पे, है ना, वहाँ पर देखते होंगे कि ज़्यादा जो खाना होता है, या आप देखेंगे होटल में, है ना, तो खाना बचता है, उसको जो है हम एक ब्लैक डिब्बा रखते हैं, उस ब्लैक डिब्बे में जो है हम क्या फूड को रख देते हैं, जो बेकार फूड होता है। ठीक है, तो आंसर आपका इस प्रश्न का तो बी बन जाएगा, नीला। कागज के टुकड़े को हम कहाँ रखते हैं, नीले वाले डिब्बे में। आंसर आपका बी बनेगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, पहले तो इस प्रश्न को आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको रोड मैप दिखाते हैं। यह रोड साइन किस तरह का है, यह प्रश्न समझिएगा, यह रोड साइन किस तरह का है। अब देखिए ड्राइंग, अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, ये जो रोड मैप दिखाया गया है ना, ये रोड मैप क्या डिनोट कर रहा है और ये क्या दिखाने का काम कर रहा है। देखिए अगर हम बात करें, आप लोग देखते होंगे कभी कभी आप लोग जो है किसी रास्ते का जो है मैप लेते हैं कि हाँ क्या डायरेक्शन है, कैसे हमको जाना है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको एक मैप दे दिया गया है और इस मैप के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कि ये क्या डिनोट कर रहा है। सीधे तौर पे अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये ड्राइंग आपको क्या कर रहा है, सूचना दे रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये सूचना चिन्ह के अंतर्गत आएंगे। अगर हम ऑप्शन की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए पुलिस सिग्नल भी है, सावधानी का संकेत भी है, अनिवार्य संकेत भी है। तो लेकिन ये क्या होता है, हमें सूचना देने का काम कर रहा है। तो आंसर आपका सूचना का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका डी बनेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है कि ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बहने वाले तरल आग के लिए
मतलब यह है कि ये कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये आयल की बात कर रहा है। जैसे पेट्रोल डीजल में जो लगी आग होती है, इसको हम बुझाने के लिए फोम वाला इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम हेलान विधि की बात करें तो हेलान विधि जो होता है, आपकी जो इलेक्ट्रिक में अगर आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट से, तो वहाँ पर हम हेलान का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ट्राई पाउडर की बात करें तो ये जो है जब गैस में आग लगती है तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोम वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है कि प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, जो कह रखा है कि प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले तो ऑप्शन दिखा देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है आपका ए कह रखा है एयरवे, मतलब ए को जो डिनोट किया जाएगा उसे हम एयरवे कहेंगे या अटेंशन कहेंगे, है ना। या अगर हम अटेंशन की बात करें मेरे भाई कि कुल मिलाकर ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना। ठीक है, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, मान के चलिए उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हम क्या करते हैं अपने मुंह से जो है उसको सांस लेने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा जब जाएगी तो उस आदमी के फेफड़े तक पहुंचेगा, है ना, क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तभी जो है उनको घबराहट होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ब्रीदिंग से चेक कर सकते हैं कि हाँ इनकी ब्रीदिंग चल रही है कि नहीं, सांस लेना, है ना। और सर्कुलेशन से, सर्कुलेशन का मतलब यह है कि जैसे आप लोग देखते होंगे, है ना, अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो, है ना, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप जब कभी भी डॉक्टर के हाथ चेक कराते हो तो वो क्या करता है, आपके नस को चेक करता है ना, तो वहाँ पर सर्कुलेशन को चेक करता है कि आपका ये चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो पूछ रखा है आपसे ए का पूछ रखा है, तो यहाँ पर आंसर आपका एयर वे हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए ये प्रश्न तो हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे, है ना, कि ये क्या कह रखा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सवाल कह रखा है कि अगर हम देखें यहाँ पर पहले तो ऑप्शन ही आपको हम बता दें, लैंड फिल्स कह रखा है, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, अपशिष्ट पदार्थ जलाना। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, आप लोग भी देखते होंगे जैसे कि घरों में भी कोई ऐसे, जैसे कि घर में अगर हम बात करें गोबर का, ये अपशिष्ट पदार्थ है, अगर इसको हम इकट्ठा कर दें कहीं पर तो ये धीरे धीरे क्या होता है, कंपोस्टिंग होता है, और ये धीरे धीरे एक खाद के रूप में क्या होता है, इसका निर्माण हो जाता है, जो कि हम और आप क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका जो बनेगा यह कंपोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या करेगा, अभी हमने आपको जो है यह प्रश्न कराया है ना, और मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट करके जरूर बता देंगे इस प्रश्न का उत्तर। देखिए प्लास्टिक कचरा बीन के लिए कलर कोड क्या है, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यह जो है आपकी परीक्षा में जो है एक प्रश्न 100% पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, नोट करके आप लोग रख लीजिएगा, प्लास्टिक कचरा बीन के लिए कलर कोड क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक कचरा बीन के लिए जो है हम किस कलर के डिब्बे का इस्तेमाल करते हैं, पीले कलर का। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, और ये प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके ट्रेड थ्योरी की बात करें तो आपको जो है 7 से 8 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आपको टूल्स दे दिया होगा और इसी तरीके से जो है डिनोट कर देगा कि यक्ष है, इसका नाम आप बता दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, फाइल के यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम दे, यानी कि यहाँ पर जो यक्ष डिनोट किया गया है इसका नाम आपसे पूछ रखा है, और आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, है ना। लेकिन जब आपको इस चित्र के बारे में और इस टूल के बारे में पूरी जानकारी होगी तभी आप समझ पाओगे कि हाँ इसका नाम क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम सीधे तौर पे बात करें तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर देखिए हिल है, टैग है, फैरूल है, फाइल की लंबाई। तो यहाँ पर जो बातें की गई हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, टिप कहते हैं या पॉइंट कहते हैं। ठीक है,
इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, टिप कहेंगे या पॉइंट कहेंगे। अगर हम साइड की बात करें तो जिसमें आपकी जो है, जिसके ऊपर टीथ कटे हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, ठीक है। अगर हम एज की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ना कोना, इसको हम एज बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं हिल का, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो टीथ नहीं कटा है, यहाँ पर जो गैपिंग आपको दिख रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर टीथ न कटी हो। अब यहाँ पर जो आपसे पूछ रखा है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पूछ रखा है, ये जो होता है आपका टैग होता है, और यहाँ पर देख रहे हैं ये फेरूल है, क्या है, फेरूल है। अब फेरूल का काम क्या होता है, कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ लेता है कि जो हमारा फेरूल होता है, ये जो आपका हैंडल दिख रहा है ना, इस हैंडल को फटने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फेरूल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर यक्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर टैग हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। जैसे आप लोग अपने वर्कशॉप में देखा होगा, ट्राई स्क्वायर की अगर हम आकृति की बात करें मेरे भाई, तो इस तरीके का होता है, ठीक है। अब ये जो आपका ट्राई स्क्वायर होता है ना, इस तरीके से आपको ट्राई स्क्वायर अपने वर्कशॉप में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये जो आपका भाग होता है, ये तो आपका ब्लेड होता है, ठीक है, ये आपका ब्लेड होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका स्टॉक होता है, क्या, स्टॉक होता है, ठीक। अब ब्लेड और स्टॉक का काम क्या होता है, देखिए ये जो एंगल होता है इसका 90 अंश का एंगल होता है, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे ही 90 अंश की एंगल की मैं बात किया, तो ये जो सीधा पूछ रखा है ना, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, ये जो है समकोण की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके वर्कशॉप में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये रहा आप लोगों की आज की क्लास, ठीक है। देखिए मेरे भाई, मैं अभी जो है आप लोगों को इसलिए जो है 10-10 प्रश्न करा रहा हूं, क्योंकि आप लोग जो है इस मेथड को समझने का प्रयास कीजिए कि नीमी पैटर्न पे जो प्रश्न है उनको जो है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। आपको मैं बता दूं कि कोई भी आपको इस तरीके से नीमी पैटर्न को एक्सप्लेन करके नहीं बताएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर देखिए आपका जो यह पहला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रखा है कि इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। तो आपको मैं बता दूं, इस तरीके से प्रश्न जो है 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब पूरा यहाँ पर रीडिंग दे देगा और आपको जो है यहाँ पर ज्ञात करके बताना है। यहाँ पर आप स्केल देख रहे हैं और ये डायरेक्शन भी बता दिया है कि इस डायरेक्शन में आपको रीडिंग करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम ऊपर वाले भाग की बात करें, यानी कि जो आपका मेन स्केल डिवीजन है, ठीक है, ये है, ठीक है। इसकी अगर हम माप की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 और एक और एक्स्ट्रा है, यानी कि 41 हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि यह आपका मेन स्केल डिवीजन है, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन की अगर हम बात करें तो 41 हो रहा है। अगर हम यहीं पर वर्नियर स्केल डिवीजन की बात करें तो वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, नीचे वाला जो भाग आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप 0 देख रहे हैं, 0 से यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपके 10 हो रहा है। तो यहाँ पर आप 10 नोट कर लीजिए। और मैं आपको पहले भी बताया था कि देखिए वर्नियर कैलिपर में क्या होता है कि लिस्ट काउंट होता है, ठीक है, लिस्ट काउंट होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट आपका 5 मिनट होता है। तो यहाँ पर अगर हम 5 मिनट से इसमें जो है गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 50 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पहले आपका मेन स्केल डिवीजन है 41 है और ये 50, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 41 डिग्री आपका और 50 मिनट, आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। यही तरीका है आप लोगों को जो है ज्ञात करने के लिए जब कभी भी जो है यहाँ पर रीडिंग की बात करता है तो, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, और ये प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं 2023 के परीक्षा, जो आपकी 2023 का बैच का परीक्षा हुआ था, सीबीटी परीक्षा, उसमें जो है यह प्रश्न पूछा गया है। कर रखा कि फीलर गेज का उपयोग क्या है। फीलर गेज का उपयोग किस लिए हम करते हैं, यहाँ पर देखिए चौड़ाई की जांच करने के लिए, ऊंचाई की जांच करने के लिए, लंबाई की जांच करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम चौड़ाई की बात करें, चाहे ऊंचाई की बात करें, चाहे लंबाई की बात करें, सभी जो है यह एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर जो है गैप
ही माप रहा है, ठीक है। लेकिन गैप की बात करें या हम कुल मिलाकर दूरी को ही मापने का जो है यहाँ पर प्रयास कर रहा है, लेकिन जो फिलर गेज होता है यहाँ पर मिलने वाले भागों के बीच को जो है गैप की जांच करते हैं। कहने का मतलब जैसे दो भाग है और इसके बीच में क्या गैप है उसे अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो कह रखा है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रखा है कि इस डायल कैलिपर में माप पढ़े। कुल मिलाकर रीडिंग की बात किया है कि आप जो है रीडिंग पढ़ के हमें बताइए कि क्या इसका वैल्यू होगा। तो सीधे तौर पे अगर हम बात करें मेन स्किल डिवीजन की, यानी कि जो आपका मेन स्किल डिवीजन होगा उसे अगर हम मापे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 5 25। मेन स्किल डिवीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो है 25 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है? 25 हो रहा है, ठीक है। 25 आपका मेन स्किल डिवीजन आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लिस्ट काउंट की बात करें तो इसमें जो है दे दिया है लिस्ट काउंट 0.05 mm दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीधे तौर पे यहाँ पर 20 हो रहा है। 20 के बाद अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 यानी कि 24 हो रहा है, ठीक है। 24 और लिस्ट काउंट को हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 0.5 में। जब अगर इधर हम गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा आपका 1.2 mm आ जाएगा, ठीक है। तो इसे जो आपका मेन स्किल डिवीजन है और आपने इसे जो मल्टीप्लाई करके जो है ज्ञात किया, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। अगर हम 25 में 1.2 को ऐड करते हैं तो आपका 26.2 आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं 26.2 mm है, जी हाँ 26.2 mm है। आपका आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक है। हमारी बात को आप समझ पाए हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा हो इस प्रश्न को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे भाई, ताकि मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे ढंग से जो है एक्सप्लेन करके एक एग्जाम्पल के थ्रू और कोई नया प्रश्न ले आकर जो है आपको समझा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कह रखा है, सीधे तौर पे आप देख सकते हैं, कह रखा है कि एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए जो आपका गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है इसमें अलग अलग स्पिंडल लगे होते हैं और अलग अलग स्पिंडल लगे होने के कारण जो है ये एक साथ जो है कई कार्यों को कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे आपका जो ड्रिलिंग किया जाता है इसमें जो है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो है इस पे काम कंप्लीट होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो डायल होता है यह जो है अभिन्न हिस्सा माना जाता है। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है आपका, कह रखा है कि फाइल के यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। और मैं आपसे पहले भी बताया था मेरे भाई, इस तरीके के जो है प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं जो आपकी सीबीटी परीक्षा कराई जा रही। इसमें जो है आपको मैं बता दूं 8 से 10 प्रश्न जो है सीधे तौर पे टूल का जो है चित्र देकर और यक्ष अंकित करके पूछ लेते हैं कि इस भाग का नाम क्या है। जैसा कि आपके सामने जो है यह प्रश्न दिख रहा है, सीधे तौर पर कह रखा है कि फाइल पे यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम सीधे तौर पे बता दीजिए। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने जो है एक प्रश्न आपको करा भी दिया है। पूरे जो जितने भी पार्ट हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था और फाइल के जो अलग अलग मुख्य अंग हैं इनके कार्य क्या है ये भी मैंने बताया था। तो ये जो आप देखते होंगे जैसे कि फाइल की हैंडल होती है, हैंडल में जो है एक देखते होंगे रिंग की तरह जो है लोहे का लगा होता है, वह जो है आपका फेरूल होता है। और फेरूल लगाया क्यों जाता है इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि हैंडल को जो है फटने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फेरूल को लगाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ लेता है कि फेरूल लगाया क्यों जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा फेरूल जो है हैंडल को फटने से जो है बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फेरूल को लगाते हैं। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, इसे आप लोग अन्यथा में न लीजिएगा क्योंकि 2024 अभी हाल ही में जो आपकी परीक्षा कंप्लीट कराई गई है 2024 का, ठीक है, उसमें जो है यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा जो है प्रश्न रिपीट भी किए जाते हैं आप लोगों की जो सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। तो यह जो है आपका
सेकेंड कट फाइल होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। समांतर किनारे पूरे लंबाई में कहने का मतलब यह है कि जो भी फाइल होती है आपका एक प्रकार से समांतर रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है और अलग अलग फाइलें होती हैं। कभी कभी आप देखते होंगे रेशियो में जो है दिया होता है 1:3 में जो है झुके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका अगर हम बात करें जो आपका हैंड फाइल होता है, यहाँ देखिए हैंड लाइफ लिखा है, गलत टाइपिंग की गई है, तो यहाँ पर हैंड फाइल होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका हैंड फाइल होती है यह जो है एक समांतर होती है। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग का किनारा और अंत का किनारा एक समान होते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ रखा है कि बेंच वाइज को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है। सीधे तौर पे जब कभी भी आपसे पूछे मेरे भाई, देखिए बेंच वाइज तो अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, लेकिन अगर आपसे सीधे तौर पे पूछता है कि बेंच वाइज को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है, सीधे तौर पे अगर बेंच वाइज पूछता है तो यहाँ पर किसी एक पार्ट के बारे में नहीं पूछा है, पूरे सिस्टम के बारे में उन्होंने पूछ लिया, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन बताते हैं। लेकिन अगर यहीं पर पूछ लेता कि बेंच वाइज के जो आपके स्पिंडल होते हैं वह किस मटेरियल के बने होते हैं, तो इस कंडीशन में जो है आपको कास्ट आयरन नहीं बताना है। तो आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ पर आपके स्पिंडल की बात की जा रही है तो वह आपका माइल्ड स्टील का बना होता है। कभी कभी हैंडल पूछ लेता है तो वह भी आपका माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को बेंच वाइज के बारे में बहुत कम जानकारी होगी तो आपको मैंने एक क्लास जो है बेंच वाइज के बारे में अच्छे ढंग से जो है एक वीडियो के माध्यम से जो है बता भी दिया है। उस क्लास को अगर आप देख लेंगे तो एक भी डाउट जो है आपको नहीं रह जाएगा, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है तो यह जो है आपका प्रेसियन ब्लू होता है। तो ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ पर उद्देश्य के बारे में पूछ रखा है। तो मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था, यह जो है जो हमारे जॉब को होते हैं उन्हें जो है पकड़ने के लिए जो है यह सहायता प्रदान करता है, और जब स्लॉटेड एंगल प्लेट होता है तो उसमें बहुत ही आसानी होती है हमें जॉब पकड़ने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आप लोग जो है अपने वर्कशॉप में देखे भी होंगे, इस तरीके का जो है सिंबल्स होता है और इसमें जो है अलग अलग डिजाइन के जो है सिंबल कटे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम जॉब को बहुत ही आसानी से पकड़ लेते हैं। आंसर आपका ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, यहाँ पर कर रखा है कि राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए हम जो है हमेशा जेनी कैलिपर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर तो आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए साथियों आज की क्लास जो है बहुत ही छोटा क्लास था। ठीक है, आपको मैं बता दूं इसके पहले 3 क्लास हो चुका है, आपका प्लेलिस्ट में जो है जाकर आप जो है पिछली क्लास को देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं साथियों, जो भी मैं आपको यहाँ पर क्लास करा रहा हूँ आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी बोर्ड है यह जो है नीमी पैटर्न पे ही आधारित जो है प्रश्नों को पूछती है और बार बार जो है प्रश्नों को रिपीट भी करती है। मैं यहां पर आपको नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी को विद सॉल्यूशन के साथ हल कराने के बाद जो है आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी करा दूंगा। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। कहने का मतलब जो यहाँ पर यक्ष के रूप में जो है डिनोट किया गया है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरीके से जो है सभी ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ 8 से 10 प्रश्न जो है सीधे तौर पे टूल के चित्र देकर और ऐसे यक्ष को डिनोट करके आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए जो पूछ रखा है आपसे तो इसका नाम क्या है ये पूछ रखा है। तो देखिए अगर हम बात करें तो ये तो आपका प्लग है। ठीक है, इसके बाद स्प्रिंग है, ये जो होता है आपका फलक्रम होता है। तो आइए हम ऑप्शन पे देखते हैं। लेग दिया है, अगर हम लेग की बात करें तो ये जो आपका देख रहे हैं ना यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक जो है ये भाग जो है आपका लेग होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी परीक्षा में पूछ लेता है
ठीक है, कि लेग कौन सा भाग है, तो आप जानते रहिएगा। यहाँ पर देखिए ये फलक्रम है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आंसर जो है आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब फलक्रम आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। जो यह आप लोगों के सामने चित्र दिख रहा है, यह जो है कोणीय मापक यंत्र, इसका नाम क्या है, सीधे तौर पे यही पूछ रखा है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें मेरे भाई, तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको एक प्रश्न आया था बेबल गेज का, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका बेबल गेज होता है उसमें 2 प्लेट होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जो है इसमें 3 प्लेट लगे हुए हैं। तो ये जो है आपका यूनिवर्सल बेबल गेज होता है। तो आंसर तो आपका यहाँ पर सी बनेगा। ठीक, अगर हम बेबल गेज मान के चलिए पूछता, तो यहाँ पर केवल और केवल 2 ब्लेड लगे होते। ठीक है, तीसरा ब्लेड होने के कारण यह जो है आपका यूनिवर्सल ब्लेड बेबल गेज हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि 10 अंश से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सीधे तौर पे एक बार प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। 10 अंश से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका जो है यहाँ पर हम उपयोग करेंगे, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि स्क्वायर फाइल का हम इस्तेमाल करेंगे, या आधी गोल फाइल का, या जिसे हम हाफ राउंड फाइल भी बोलते हैं। यहाँ पर त्रिकोणी फाइल की बात की गई है। तो देखिए जो त्रिकोणी फाइल आपका होता है ये तो आपका 60 अंश का होता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। नाइफ एज फाइल जो होता है ये आपका जो है 10 अंश पे होता है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था नाइफ एज का जो एंगल की बात किया गया है यह जो है आपका 10 अंश पे होता है। तो यही आपसे पूछ रखा है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि उस दोष का नाम बताइए जो धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों में घुस जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप किसी भी वर्कपीस पे जो है काम कर रहे हैं और फाइलिंग करते समय देखते होंगे छोटे छोटे जो आपके जॉब के टुकड़े होते हैं वह जो है आपके फाइल में आकर फंस जाते हैं। तो ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे, या चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं, तो उस दोष का नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कह रखा है कि पहले तो यहाँ पर देखिए फाइल बाइट कहा है, फाइल बाइट तो नहीं होगा, फाइल की पिनिंग होती है। ठीक है, अब फाइल की पिनिंग का मतलब क्या है, ये जो है जैसे कि जो आपका नर्म लोहा होता है, जब हम फाइलिंग करते हैं तो उस समय जो है छोटे छोटे जो लोहे के टुकड़े होते हैं वह जो है फाइल में आकर फंस जाते हैं। और कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ लेता है कि जो ये लोहे के टुकड़े जो है फाइल में फंस जाते हैं इसको हमें बाहर निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम फाइल कार्ड का प्रयोग करके जो है उस लोहे के टुकड़े को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो दोष होगा आपका क्या हो जाएगा, फाइल की पिनिंग हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि आयल ग्रुवे को काटने के लिए किस छैनी का उपयोग किया जाता है। ग्रुवेस को काटने के लिए किस छैनी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछ रखा है यहाँ पर कह रखा कि पहला फ्लैट छैनी। अगले ऑप्शन को हम देखते हैं। अगला आपका कह रखा है कि वेब छैनी, तो यहाँ पर आपका हाफ राउंड नोज छैनी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, हाफ राउंड नोज छैनी के द्वारा जो है हम इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका, और ये प्रश्न मेरे भाई मैं आपको बता दूं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न जो है जो अभी आप लोगों का 2024 की परीक्षा कंप्लीट कराई गई है वहाँ पर जो है यह प्रश्न पूछ रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है
कि इस फाइल का नाम बताइए। सीधे तौर पे आपसे फाइल का नाम ही पूछ रखा है कि इस फाइल का जो है आप केवल और केवल नाम बता दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए जो यह फाइल है आपका रिफ्लेयर फाइल है, ठीक है, कौन सा रिफ्लेयर फाइल है। लेकिन इस फाइल का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं इस बात का भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे आपका सिल्वर हो गया या डाई सिंकिंग हो गया, या हम कह सकते हैं कि ये जो आपका फाइल होता है यह एक विभिन्न आकार के साइज या हम कहें कि स्टैंडर्ड मापक के द्वारा जो है कट बनाने के लिए हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। कहने का मतलब विभिन्न आकार तथा साइज स्टैंडर्ड कट वाले दांतों के लिए हम क्या करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, और ये प्रश्न तो हमारे हिसाब से मेरे भाई आप सभी छात्र जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। और यह प्रश्न बहुत ही सिंपल है और हमारे हिसाब से तो सभी को इस प्रश्न के बारे में इस प्रश्न को सभी को जानना चाहिए, ठीक है। कर रखा है कि इस वॉइस का नाम बताइए या इस वॉइस का नाम क्या है, ठीक है। सीधे तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कौन सा वॉइस है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन कर रखा है कि पिन वॉइस, दूसरा कर रखा है कि पाइप वॉइस, हैंड वॉइस, मशीन वॉइस। तो हमने आपको सभी वॉइस के बारे में बताया भी है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पहला पिन वॉइस, ठीक है, ये तो आपका पिन वॉइस है। और पिन वॉइस को हम पकड़ने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो आपके राउंड आकार में हो और छोटे कार्यखंडों को हम जो है पिन वाइज के द्वारा जो है पकड़ते हैं। कभी कभी आपके लोगों की परीक्षा में जो है पूछ लेता है कि पिन वाइज का उपयोग किस कार्यखंड के लिए किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपके कार्यखंड छोटे हों और राउंड में हो उन्हें जो है हम यहाँ पर पिन वाइज के माध्यम से पकड़ लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। कर रखा है कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम उपयोग की बात करें तो सीधे तौर पे यहाँ पर जो है आप लोगों का हैवी का मतलब यह है कि जैसे कि मान के चलिए कभी कभी हम क्या करते हैं जो आपका वर्क हो बहुत ही बड़ा हो, ठीक है, उस कंडीशन में मान के चलिए अगर हमको ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करना हो तो वहाँ पर जो है हम किस ग्राइंडर का जो है यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम पेडिस्टल ग्राइंडर का हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। और ये प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या कर रखा है कि चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी अगर हम बात करें, कहने का मतलब यह है कि कोई भी आपका वर्कपीस हो और यहाँ पर जो है हम चैन ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इसे जो है हमें अलग करना हो तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर वेब छेनी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो बनेगा आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, वेब छेनी। ठीक, अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब सीधे है कि जो लकड़ी पर हम आरी इस्तेमाल करते हैं उसमें जब हमें धार देना होता है तो हम किस प्रकार के यहाँ पर फाइल का इस्तेमाल करते हैं। और इसके पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि जो आपके लकड़ी के आरी होते हैं उसमें हम जो है किस फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मिल सा फाइल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देख सकते हैं आप, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि मिल सा फाइल का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, मिल सा फाइल। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न जो है आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। 2024 जो आप लोगों का परीक्षा 2024 और 2023 दोनों में जो है यह प्रश्न पूछ रखा है।
कर रखा है कि हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है। जो आपका हैमर होता है उसमें जो है वजन को कहाँ दर्शाया जाता है, यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फेस पर कर रखा है, तो फेस पे जो है वजन को नहीं दर्शाया जाता और न तो जो है पिन पे दर्शाया जाता है। यहाँ चिक की अगर हम बात करें तो चिक जो होता है आपका थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है और यहीं पर जो है हम क्या करते हैं, वजन को दर्शाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि अगर चिपिंग करते समय छैनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा। यहाँ पर देखिए सीधे तौर पे क्या पूछ रखा है आपसे, जैसे कि कहने का मतलब यह है कि जो आप चिपिंग कर रहे हैं, चिपिंग करते समय जो आपका छैनी का जो निकासी भाग होता है उसका कोण और अनुशंसित कोण का जो मान है अगर वह कम हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहला क्या कर रखा है कि कटिंग एज घुस नहीं सकती और छैनी फिसल जाएगी। जी हाँ, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन तो पहला ही सही हो जाएगा, कटिंग एज घुस नहीं सकती और छैनी फिसल जाएगी। ठीक है, उस कंडीशन में क्या है कि जो भी आप मटेरियल काट रहे हैं वो मटेरियल जो कट रहा है वह प्रॉपर रूप से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो आगे आपका कटेगा नहीं, तो उस कंडीशन में आपका छैनी जो है फिसल सकता है। तो आंसर तो आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा। लेकिन अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो कह रखा है कि कटिंग एज अंदर घुस जाएगा, कट और गहरा होगा। तो यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर कर रखा है ना कि अगर चिपिंग करते समय छैनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से अधिक हो जाता तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ता, कटिंग एज अंदर घुस जाता और कट और गहरा हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बन जाता। लेकिन इस प्रश्न की अगर आप बात करेंगे तो आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम पूछ रखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो दो मान के चलिए कोई रस्सी है या कोई लोहा है। ठीक है, दोनों तरफ से यहाँ पर जो है तनाव बल लग रहे हैं, एक तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति खींच रहा है, एक तरफ से कोई दूसरा। अगर यही तो कर रखा है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। कहने का मतलब है कि दोनों तरफ से तो इसे खींचा जा रहा है लेकिन ये टूट नहीं रहा, तो उस कंडीशन में इसे हम क्या बोलेंगे। तो यह जो है आपका क्या होता है, और मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था, यह आपका टेनसिटी होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए आपका प्रश्न क्या कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। कहने का मतलब यह है कि जो यक्ष के रूप में चिन्हित भाग है इसी का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो भाग होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, यह जो है एनविल होता है। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में आपका एनविल है कि नहीं। अगर हम एनविल की बात करें तो आपका ऑप्शन तो यहाँ पर पहला ही हो जा रहा है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो चाहे फिटर हो, यह प्रश्न जो है सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रखा है कि मेट्रिक का आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी के बारे में पूछ रखा है कि मेट्रिक का आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0.01 mm होता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, आपके ऑप्शन जो है पहला ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.01 mm जो है आपका स्टैंडर्ड होता है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी। आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं। इसके पहले जो है हमने 60 प्रश्न आपको करा दिया है जो नीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहीं से जो है आपके प्रश्न जो है
परीक्षा में पूछे जाएंगे। और सीबीटी परीक्षा का जो डेट आप लोगों का लगा हुआ है 28 जुलाई से जो है आप लोगों की सीबीटी परीक्षा स्टार्ट है। तो साथियों आइए जो है पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कर रखा है, कह रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। कहने का मतलब यह है कि जो यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसके आकृति को देखें तो आपको पता ही है कि ये क्या है, ड्रिलिंग टूल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रखा है कि इस एंगल का जो है ये जो है इसका नाम क्या है। कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर यहाँ पर आपसे यक्ष के रूप में डिनोट कर दिया है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस तरीके के प्रश्न जो है 8 से 10 प्रश्न जो है आप लोगों के सीबीटी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन पे चलते हैं और ऑप्शन में आपका जो है क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपका क्या कर रखा है, एक कर रखा है कि लीप, अगला कर रखा है कि लैंड ऑफ फ्लैग का बिंदु कोण। तो आपको मैं बता दूं यह जो है आपका बिंदु कोण है। और बिंदु कोण जो होता है मेरे भाई यह कम और ज़्यादा भी होता है। और कम और ज़्यादा जो है यह किस पर डिपेंड करता है, ये जो है मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कि जैसे अगर आपका यदि ड्रिल किए जाने वाला जो मटेरियल है अगर आपका वह हार्ड होगा तो हमारा पॉइंट जो एंगल होगा यानी कि बिंदु कोण जो होगा वह अधिक होगा। लेकिन यहीं पर अगर हमारा मटेरियल जो है सॉफ्ट होगा तो हमारा जो पॉइंट एंगल होगा वह कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि ड्रिल शंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। ड्रिल शंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम टेपर की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर देखिए कह रखा है कि पिन टेपर, मेट्रिक टेपर, मोर्स टेपर होता है, ठीक है। मोर्स टेपर जो है होता है। अब मोर्स टेपर का एक रेंज होता है मेरे भाई। अगर हम यहाँ पर टेपर की बात करें तो जो आपका ड्रिलिंग शंक होता है उसके टेपर की बात यहाँ पर की गई है। तो यह जो है MT1 से जो है MT1 से जो है आपका MT5 तक होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि मोर्स टेपर का जो है रेंज कितना होता है। तो आप ध्यान रखिएगा MT1 से लेकर जो है कितना होता है, MT5 तक होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, कर रखा है कि मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मशीन ड्रिल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ड्रिल से सॉकेट निकालने के लिए जो है हम किसका उपयोग करते हैं। तो सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हम ड्रिफ्ट का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। प्रतिबंधित का मतलब यह है मेरे भाई कि जहां पर जगह ना हो, ठीक है, जगह कम हो तो वहां पर जो है हम किस रिंच का जो है इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको पहले भी एक प्रश्न इस तरीके से जो है पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, टी हैंडल टैप रिंच का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। टी हैंडल टैप रिंच जो होता है यह जगह कम होने पर भी हम क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से जो है एक ही हाथों की सहायता से हम यहाँ पर इस रिंच का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि ISO मेट्रिक थ्रेड में M10x1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना कीजिए। तो ये मेरे भाई मैं आपको बता दूं इसके पहले भी मैंने ये प्रश्न जो है इस तरीके से जो है करा भी चुका हूं और मुझे उम्मीद भी है कि इसका जो है आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें टैप ड्रिल साइज की बात करें, है ना, अगर हम टैप ड्रिल साइज की बात करें मेरे भाई तो आपका फार्मूला होता है MD-2 इंटू डेप्थ, ठीक है। अब यहाँ पर MD की बात करें तो MD क्या है आपका मेजर डाटा, और मेजर डाटा कितना है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है आपका पिच है 1.5 और ये जो है डायमीटर है 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है 10 रखेंगे, उसके बाद जो है -2। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो थ्रेड के जो है आपके डिप्थ ज्ञात करने के लिए आपका एक फार्मूला होता है डिप्थ ज्ञात करने के लिए 0.6134 और जो आपका पिच हो, पिच कितना है 1.5
5, इसे आप जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जो है सीधे तौर पे अगर आप हम बात करें तो यहाँ पर जो है आप 0.613 इंटू 1.5, जब इसे पूरा जो है आप गुणा कर देंगे मेरे भाई, पूरा जैसे ही आप यहाँ पर गुणा कर देंगे तो आपका मान जो है लगभग 8.7 इतना आएगा। ठीक है, तो ये लगभग जो है 8.2 mm है। ठीक, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, इसे आप रट लीजिएगा क्योंकि यही प्रश्न हम देख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 के परीक्षा में जो है पूछा गया था। और आपके 2000 अगर उम्मीद की बात करूं मेरे भाई तो 1 साल गैपिंग के बाद जो है प्रश्नों को रिपीट करती है एनसीईआरटी बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कह रखा है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई क्या है। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई क्या है जो है यह पूछ रखा है। ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन आपका जो है क्या कर रखा है, या हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई तो सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर बात करें तो एक राउंड में कितना जो है एमएम तक छिद्र हुआ, यही जो है आपका, या हम कह सकते हैं एमएम पर राउंड। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि वर्नियर कैलिपर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। वर्नियर कैलिपर जो आपके सामने दिखाया गया है यहाँ पर कर रखा है कि ये यक्स है और यक्स के रूप में चिन्हित किए गए भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम भाग की बात करें तो ये जो है आपका डेप्थ बार होता है, जो कि गहराई मापने जो है हम इसका उपयोग करते हैं। तो डेप्थ बार जो है आपका आंसर यहाँ पर सी है। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि डेप्थ बार जो होता है यह किससे जुड़ा होता है, तो ये जो है आपके मूवेबल जा से जो है जुड़ा होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, कर रखा है कि संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। तो एक्यूरेसी की बात किया है तो यह जो है 1 अंश तक होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है एक्यूरेसी से ही रिलेटेड जो है पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है परिशुद्धता के बारे में पूछ रखा है। तो कह रखा है कि एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी की बात अगर हम बात करें ट्राई स्क्वायर का, तो ट्राई स्क्वायर आपने अपने वर्कशॉप में देखा भी होगा, इस तरीके का होता है। अगर हम इसके स्केल और बेस के बीच में एंगल की बात करें तो 90 अंश का होता है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम ट्राई स्क्वायर की बात करें तो ये जो है 0.002 mm से लेकर जो है 10 mm के लंबाई तक, कहने का मतलब जो छड़ है इसकी लंबाई 10 mm और 0.002 mm तक जो है एक्यूरेसी देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, कह रखा है कि निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। ये तो बिना ऑप्शन का ही आप उत्तर दे सकते हैं। निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जा सकता है, किस पंच का उपयोग करते हैं, आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, डाट पंच का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। और ये प्रश्न मेरे भाई मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूं और मुझे उम्मीद भी है कि जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जो है जरूर देंगे। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है मैं देख रहा हूँ 2022 और 2023 दोनों साल जो है परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और मुझे उम्मीद भी है कि अब इस वर्ष हो सकता है कि रिपीटेड प्रश्न, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी बोर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों को रिपीट करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांगे क्या हो एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांगे मुड़ी होती हैं, वह आपका क्या होता है, जेनी कैलिपर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके ट्रेड के जो टूल्स हैं उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके टूल से को जो है चित्र देकर और यक्स के रूप में डिनोट करके जो है 8 से 10 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको जो पिछले वर्ष का जो है
पेपर दिखाऊंगा तो आप खुद देख लेना मेरे भाई। जो जो जैसे कि जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में गए हैं उनको तो पता है, लेकिन जो अभी फर्स्ट ईयर में है उन्हें जो है जानकारी नहीं है कि किस तरीके के जो है प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसी के लिए तो मैं साथियों आप लोगों को यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके के जो है आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि सतह गेज में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। सतह गेज में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करें तो ये जो है नाम जो आपसे पूछ रखा है, इसका जो है नाम पूछ रखा है कि यक्ष के रूप में जो दिखाया गया है आपसे, उसका जो है नाम बता दीजिए। तो यह जो है आपका, अगर हम आंसर की बात करें मेरे भाई, तो यह आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका स्नग है। क्या है? स्नग है। ठीक, नट तो आपने अभी देखा, नट क्या था आपका, ये पॉइंट जो है आपका नट है। ठीक है, स्क्राइबर की बात करें तो स्क्राइबर आपका ये है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बेस की बात करें तो बेस आपका नीचे है। ठीक है, और स्पिंडल की अगर हम बात करें तो स्पिंडल आपका ये जो छड़ जो है दिख रहा है, ये आपका स्पिंडल है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, कर रखा है कि संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने चित्र दिखाया गया है। अभी मैं आपको चित्र भी दिखा देता हूँ। ये चित्र आप जो है देख सकते हैं। ये जो है पूछ रखा है कि जो ये आप लोगों के सामने चित्र दिखाया गया है, इसका जो है नाम क्या है, ये जो है आप बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका क्या कर रखा है, प्रोटेक्टर हेड। जो सामने आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये जो है आपका प्रोटेक्टर हेड है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि इस समानांतर ब्लॉक का पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है। अभी मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ कि आखिर जो है जिसके बारे में पूछा है वह क्या है। ये आप देख सकते हैं, इसी के बारे में पैरेलल पूछ रखा है। तो इसको अगर हम बात करें मेरे भाई, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने अपने वर्कशॉप में बेंच वाइज देखा होगा, है ना। तो बेंच वाइज में जो हम वर्कपीस को उस पे बांध कर जो है काम करते हैं, तो कभी क्या होता है, कभी कभी हमें जो है वर्कपीस को उठाना पड़ता है ना। तो वर्कपीस को उठाने के लिए जो है उस कंडीशन में जो है हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं, ये जो है समायोजित समांतर ब्लॉक यानी कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम स्लाइड करके छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। किस मटेरियल का हम जो है यहाँ पर उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ग्रेड ए की अगर हम बात करें तो ग्रेड ए जो होता है उच्च गुणवत्ता वाला स्टील के लिए हम यहाँ पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ए की बात करें तो यहाँ पर टूल स्टील के लिए हम ग्रेड ए का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कार्बन स्टील की बात करें तो यहाँ पर ग्रेड बी का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उच्च गुणवत्ता वाली स्टील की बात करें तो यहाँ पर ए ग्रेड ब्लॉक निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, उच्च गुणवत्ता वाली स्टील का जो है हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, और ये जो है ग्रेड ए के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें, ग्रेड ए की उच्च गुणवत्ता वाली स्टील जो होती है, इसकी लंबाई जो है 100 mm होता है, और बी ग्रेड की बात करें तो 300 mm तक होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि कुंजी मार्ग के कोने पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। कुंजी मार्ग के कोने को हटाने के लिए हम किस कुंजी का यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुंजी मार्ग के कोने को हटाने की बात की गई है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में हम डायमंड पॉइंट छेनी का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब अगर मान के चलिए कीवे की कटिंग करना हो तो वहाँ पर जो है हम क्रॉस कट छेनी का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डायमंड पॉइंट छेनी। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, किस फाइल में एक दिशा में दांतों कटे होते हैं। किस फाइल में एक दिशा में दांतें कटे होते हैं। ये तो मेरे भाई सभी को पता होगा, है ना। किस में कटे होते हैं, सिंगल कट फाइल में ही एक तरफ दांतें कटे होते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, 2023 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। कर रखा है कि लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो वहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, रॉफ्स कट फाइल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसके शेप की बात करें, आकृति की बात करें, तो यह जो है राउंड आकृति में होता है, लेकिन इसके ऊपर जो है त्रिभुज की तरह जो है आकृतियां बनी होती हैं। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं मटेरियल। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है, क्यों फाइलों की कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेबल किया जाता है। थोड़ा बेबल का मतलब है कि थोड़ा सा उठाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसानी से करने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, कर रखा है कि ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य पीतल और कांस्य आयरन काटने के लिए किया जाता है। ब्लेड के किस पिच का उपयोग कांस्य पीतल और कांस्य आयरन काटने के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अलग अलग मटेरियल को जो है काटने के लिए हमें जो है हेक्सा ब्लेड के जो पिच होते हैं उसमें जो है अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कांस्य की बात करें, चाहे पीतल की बात करें, चाहे कास्ट आयरन की बात करें, तो यहाँ पर जो है हम पिच की जो माप होती है वह हमारा 1.80 mm होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा। यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, क्लियरेंस कोण जो अगर हम झुकाव कोण की बात करें तो यहाँ पर अगर क्लियरेंस कोण कम है तो इसका मतलब है कि झुकाव कोण भी कम है। अगर क्लियरेंस कोण ज़्यादा है तो इसका मतलब आपने झुकाव क्या ज़्यादा रखा है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑप्शन की बात कर लें तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर देख सकते हैं। सीधे तौर पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या बन जाएगा, कटिंग एज टूट जाएगी। ठीक है, अगर मान के चलिए क्लियरेंस अधिक होगा तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर देखिए बी की बात नहीं, अगर क्लियरेंस कोण अधिक होगा तो सतह पर जो है गड्ढा कर देगी। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। करेगा कि किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग हम रिवेटिंग उद्देश्य के लिए जो है करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बॉल पिन हैमर का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति या कटिंग स्पीड की इकाई क्या है। कटिंग स्पीड की इकाई मेरे भाई, ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको शायद है कि चौथे क्लास में हमने आपको करा दिया है। एमएम पर राउंड जो आपका होगा वही आंसर होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि ड्रिल में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ड्रिल में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो दिखाया गया है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यह जो है आपका क्या होता है, लीप होता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि ड्रिलिंग मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ड्रिलिंग मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है यहाँ पर आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करें तो यहाँ पर देखिए सीधे तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है यक्स के रूप में जो दर्शाया गया है इसका जो है नाम पूछा है। तो यह जो है आपका क्या है, ड्रिल चक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, जिसमें हम क्या करते हैं ड्रिलिंग बीट को जो है बांधते हैं। आपका 87 नंबर जो है प्रश्न क्या कर रखा है कि थ्रेड का माइनर व्यास जो है क्या है। थ्रेड का माइनर व्यास क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम माइनर व्यास की बात करें, देखिए पहला आपका कर रखा है कि माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 इंटू पिच। अगला कर रखा है कि माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास प्लस 2 इंटू पिच। अगला कर रखा है कि माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास प्लस 2 गुणित गहराई। माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 गुणित गहराई। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। इस फार्मूले को आप रट लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि यह प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके 2022 में यह जो है प्रश्न पूछा गया है। अभी मैं जब आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाऊंगा तो आप खुद देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। और मैंने आपसे पहले भी कहा था मेरे भाई कि जो आपकी परीक्षा है इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है टूल जो होंगे उनको जो है अंकित करके जो है सीधे तौर पे नाम ही पूछ लेता है। और न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल मेरे भाई नाम मात्र का होता है, 1 2 आ गया नहीं तो नहीं आता है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या कर रखा है, सीधे तौर पर यह क्या है आपका स्लीव है। मैंने आपको जो है इसका स्ट्रक्चर भी बताया था, स्लीव आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, कर रखा है कि 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है।
50 से 75। अगर हम जीरो की बात करेंगे तो 50 हो जाएगा, है ना। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो 10, 11, 12, 13 यहाँ पर आपका हो जाएगा मेन स्किल डिवीजन, यानी कि MSD जो होगा आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका सब डिवीजन की अगर हम बात करें तो सब डिवीजन आपका 1 दिखाई दे रहा, 1 दिखाई दे रहा, तो इसका मान 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और थिम्बल डिवीजन की अगर हम बात करें तो थिम्बल डिवीजन जो है आपका यहाँ पर दिख रहे हैं 13 हो जाएगा। 13 में जब हम 100 का भाग देंगे तो यहाँ पर 0.13 आ जाएगा। इन तीनों को आप जब ऐड कर लेंगे, ठीक है, इन तीनों को ऐड करने के बाद 50 में ऐड कर देंगे तो आपका मान जो आएगा यहाँ पर सीधे तौर पे ए हो जाएगा, 63.63। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है, तो ये जो नाम है आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो यह आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर। अगर हम आंसर की बात करें तो यह जो है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड होता है, आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि इस वॉइस का नाम क्या है। जो वॉइस आप लोगों के सामने दिखाई गई है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो है क्लिक लीवर लगा हुआ है। क्लिक लीवर का काम क्या होता है कि जैसे इस बेंच वॉइस को जो है हम वेपन ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्पिंडल लगा होता है, स्पिंडल में जो है एक क्विक लीवर लगा होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा, क्विक रिलीजिंग वॉइस होता है, ठीक है। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यक्ष के रूप में जो है चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है आपका क्या है, सेफ एज है। सेफ एज का मतलब यह है कि इसमें आप देख सकते हैं दांतें नहीं कटे हुए हैं, आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। जो ऑपरेशन आपके सामने दिखाई गई है, इस ऑपरेशन का जो है आपको नाम बताना है। तो अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें तो यह जो है समतलता की जो है जांच कर रहा है, ठीक है, प्लेन की जो है जांच कर रहा है। ये जो आपका है ट्राई स्क्वायर है, ट्राई स्क्वायर जो है 90 अंश के एंगल को भी जांचता है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं सरफेस प्लेट पे जो है रखा गया है, तो यहाँ पर समतलता की जो है जांच की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में लगाया जाता है, तो यहाँ पर जो है व्हाइट वॉश का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम ऑयल स्टोन का हम इस्तेमाल करते हैं। यह एक पत्थर होता है, उसी पे जो है हम थोड़ा सा इस पर जो है घर्षण करते हैं तो हमारा जो है फिनिश हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, ध्यान से देखिएगा। कर रखा है कि बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। इसका जो है उपयोग जो होता है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यह जो है कोण को मापने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। कर रखा है कि दिखाए गए फाइल का नाम दे। जो आपके सामने फाइल दिखाई गई है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम नाम की बात करें तो यह जो है आपका कौन सा फाइल है, इसके बारे में जो है मुझे उम्मीद है कि आप जो है कमेंट करके बताएंगे। यह जो है एक टिंकर फाइल है, आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि खोखली बेलनाकार जाप्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है हम किस वाइस का जो है यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, सीधे तौर पे हम जो बेलनाकार, खोखली बेलनाकार का मतलब यह है कि पाइप की बात की गई है, तो यहाँ पर जो है हम पाइप वाइस का हम इस्तेमाल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि कंडीट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए कैसा हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है। किस पिच का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, 0.8 mm का जो है हम उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु वाली
सा का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अगर होंगे तो वहां पर हम कंटूर बैंड सा का हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। तो ये रहा साथियों आज की क्लास। ठीक है, मुझे उम्मीद है साथियों कि यह क्लास जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट या कोई प्रश्न हो मेरे भाई तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट स्क्रीन करके जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी जो है रिप्लाई के माध्यम से या नेक्स्ट क्लास में जो है आपको समझा सकूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को क्लास जो है समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा मेरे भाई, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। ठीक है, ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड क्लास और आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी आप तक पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।